अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक ही फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट प्रपोजल्स फॉर 2020 प्रेजेंट किए एंड कीपिंग इन व्यू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस के स्प्रेड को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि जहां पे बजट में रिलीफ एक्सपेक्टेड थे तो गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे काफ़ी रिलीफ भी दिया जेन्युइनली, और जहां पे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि टैक्स पेयर्स को और फर्दर रिलीफ दिया जाएगा, कई जगहों पे जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की वो पूरी नहीं हुई। तो आइए ज़रा इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से वो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने फॉर बजट प्रपोजल्स 2020 प्रेजेंट किए, एंड स्पेशली अगर आपकी इनकम स्ट्रीम बिजनेस इनकम के अलावा फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन है या रेंटल इनकम है या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो किस तरीके से ये बजट प्रपोजल्स आपको इम्पैक्ट करेंगे। आइए ज़रा एक वन बाय वन हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्ररी टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़रा इस दफ़ा शायद जो हमारे टैक्स रेट्स हैं उन्हें कम किया जाएगा, तो कॉन्ट्ररी टू दैट एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा जो नॉर्मली आपके ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं उन्हें कम बिल्कुल भी नहीं किया गया। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो जो बेसिक एग्जेम्पशन पहले 6 लाख तक थी, जिसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी 600,000 से एक्सीड करेगी तो फिर ही जाके उसे टैक्स किया जाएगा। इस लिमिट को अभी भी बरकरार रखा गया है। और जो टैक्स रेट्स हैं जो कि स्टार्ट करते थे 5% से एंड दे वुड गो अप टू 35%, इस लिमिट को भी कंटिन्यू किया गया है। ऐसे ही अगर आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल थे तो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन थी वो थी 400,000 रुपीज। 4 लाख से आपकी इनकम अगर एक्सीड करेगी, सिर्फ उसी सिचुएशन में ही आपकी इनकम को टैक्स किया जाता था। तो इस लिमिट को भी अपनी जगह बरकरार रखा गया है। और जो टैक्स रेट्स हैं दे हैव आल्सो बीन कंटिन्यूड फ्रॉम 5% टू 35%। इन टैक्स रेट्स में कोई भी चेंज इस दफा नहीं किया गया। अगर रेट्स को चेंज नहीं किया गया तो फिर हम देखें जरा कि कौन से चेंजेस किए गए हैं। इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं, उसमें सबसे पहले है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। अच्छा, टैक्स पेयर प्रोफाइल क्या है? ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मेजर है जो कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किया है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में हमें पता है कि बहुत सा अच्छा खासा हमारा ऐसा सेक्टर है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। तो इस इकोनॉमिक और इनकम डॉक्यूमेंटेशन को, एसेट्स की डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन प्रपोज किया है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसे टैक्स पेयर्स प्रोफाइल कहा जाता है। इसमें क्या प्रपोज किया गया? इसमें ये कहा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल अब फ्रॉम जुलाई 1 ऑनवर्ड आप एनटीएन अपना लेते हैं, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नंबर वन। दूसरा ये कि या आप यू आर समबडी विद बिजनेस इनकम, आप अपना जो इनकम है वो आप बिजनेस से कमाते हैं, फिर बेशक आपने अपनी रजिस्ट्रेशन पिछले साल में करा दी हो, अब टिल 30 जून 2020 भी अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करा दी हो तो फिर आपके ऊपर भी ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप कोई इंडिविजुअल हैं जिसकी इनकम एफटीआर, फिक्स टैक्स रेजीम के अंदर टैक्स होती है, तो इन तमाम सूरत हाल में आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टैक्स पेयर्स प्रोफाइल एफबीआर के सिस्टम में अपलोड करेंगे। और उनमें क्या क्या चीजें होंगी उस हवाले से फर्दर फिर एफबीआर ने कुछ बताया कि अमूमन इसमें आप अपना बैंक अकाउंट बताएंगे, आप अपने यूटिलिटी कनेक्शंस के बारे में बताएंगे, अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है तो आप बताएंगे कि आप बिजनेस कहाँ पे करते हैं, आपकी बिजनेस प्रेमिसेस क्या हैं, या फॉर एग्जांपल आप टाइप ऑफ बिजनेस क्या करते हैं। तो ये कुछ अमूमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस टैक्स प्रोफाइल में से मांगी जाएंगी कि ये सारी चीजें आप फराहम करेंगे तो एफबीआर, जिसके बेसिस पे आपका एक प्रोफाइल डेवलप किया जाएगा। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि अगर हम फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन एफबीआर को नहीं देते तो क्या हमें किसी तरीके से पेनलाइज किया जाएगा? तो बिल्कुल। वो पेनल्टी क्या होगी? वो पेनल्टी ये होगी कि आपको एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो बहुत जरूरी है, जैसे ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस होगा तो इमीडिएट जो डेडलाइन है दैट इज 31 दिसंबर 2020 फॉर ऑल दोस पीपल जिनके ऊपर अभी भी ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो कि 30 सितंबर 2020 तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी टिल 31 दिसंबर कि आपने अपना टैक्स प्रोफाइल जो है वो एफबीआर के सिस्टम में अपलोड कर देना है, वरना ये होगा कि आपको एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस लिस्ट में दोबारा आपका नाम ऐड किया जाए तो फिर अगेन कुछ पेनल्टीज हैं जो कि आपको बियर करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन योर लीगल स्टेटस, कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक पार्टनरशिप कंसर्न है, या आप एक कंपनी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चेंज है जो कि इस दफा इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके अलावा क्या चेंज है? ये चेंज जो है ये भी अगेन इट इज़ वेरी एक फंडामेंटल नेचर का चेंज है जो कि एफबीआर ने इस दफ़ा अपने लॉज में प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने कि ये किया जाए।
ये कहलाती है स्कीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट। हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, ये इस स्कीम के ऊपर बेस्ड है। तो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम से क्या मुराद है, क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि एज अ टैक्स फाइलर, जब मैं अपनी डिक्लेरेशन करता हूँ एफबीआर को, मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, तो एफबीआर उस नंबर्स को सही मान लेती है, दुरुस्त मान लेती है ऑन द फेस ऑफ इट, और उसी की बेसिस पे एक डीम्ड ऑर्डर, एक कंसीडर किया जाता है कि अच्छा एफबीआर ने एक ऑर्डर पास कर लिया कि ये जो मैं नंबर्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, एफबीआर भी उससे एग्री फिलहाल करता है, और एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है कि अच्छा गवर्नमेंट ने मान लिया कि आपकी जो इनकम है, जो एसेट्स हैं, सारी चीजें सही है, दुरुस्त है। तो इसे यूनिवर्सल स्कीम ऑफ सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है, और ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। लेकिन इस प्रपोजल के जरिए अभी जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, मालूम होता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको जरा थोड़ा कुछ चेंज किया जाए, इसमें तब्दीली लाई जाए बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन प्रीवियस ईयर्स, जिससे मुमकिन है काफ़ी हद तक कि टैक्स पेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है इन द कंसिस्टेंसी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, वो कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया, आइए देखते हैं। इसमें प्रपोजल ये है कि अब होगा ये कि जो भी आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अभी भी वो डीम्ड असेसमेंट स्कीम में जाएगा, वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जाएगा, लेकिन वो तभी जाएगा इस असेसमेंट के अंदर प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक हम ऑटोमेटेड स्क्रूटनी सिस्टम हम डिजाइन करेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होगी। ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम होगा एफबीआर का, ये हो सकता है आइरिस का ही पार्ट हो। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि हमारे रिटर्न के अंदर, फिर उन्होंने बताया कि कुछ आपके अगर अर्थमेटिकल एरर्स हैं, कुछ इनकरेक्ट क्लेम्स हैं, फिर इनकरेक्ट क्लेम्स को एक्सप्लेन भी किया गया, डिफाइन भी किया गया कि क्या हो सकते हैं, या कुछ पॉसिबल डिसअलाउंसेस हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर एफबीआर के इस ऑटोमेटेड सिस्टम को कोई कंसर्न है, ऑन द फेस ऑफ इट ये हमारे रिटर्न के अंदर नजर आता है कि कोई एरर है, या हो सकता है हमने कोई एग्रेसिव ऐसी टैक्स पोजीशन अडॉप्ट कर ली है, या कहीं पे हमारे ऊपर मिनिमम टैक्स अप्लाई होगा, उस मिनिमम टैक्स को हमने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं अकाउंट फॉर किया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक नोटिस इशू किया जाएगा, जिसका हमें 30 डेज के अंदर अंदर जवाब देना है। और अगर हमने उसका जवाब नहीं दिया, तो फिर जो गवर्नमेंट, जो एफबीआर ने जो भी कंसर्न्स रेज किए हैं, वो सही माने जाएंगे, दुरुस्त माने जाएंगे, और उसकी बेसिस पे हमारा फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा। तो ये प्रोसेस कब होना है? दिस हैज टू बी डन विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर। हम जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर तो एफबीआर के इस ऑटोमेटेड सिस्टम ने हमारे सबमिटेड टैक्स रिटर्न में कोई इशू जो है, या कोई पॉसिबल कंसर्न्स, कोई मैटर जो है वो रेज किया है, तो फिर वो डीम्ड असेसमेंट नहीं कहलाएगी। अगर नहीं किया तो 6 महीनों के अंदर अंदर वो डीम्ड असेसमेंट कहलाएगी, एंड फ्रॉम दैट डेट ऑफ फाइलिंग ये कंसीडर किया जाएगा कि अच्छा नाउ वी हैड ऑलरेडी सबमिटेड अ टैक्स रिटर्न, और हमारा जो ऑर्डर है वो पास हो चुका है। तो अगेन ये एक बहुत ही एक फंडामेंटल चेंज है जो कि गवर्नमेंट ने इस दफा प्रपोज किया है इस लॉ के अंदर, और इसके इसके बड़े जो है फार रीचिंग रेप्लिकेशंस एक्सपेक्टेड है, स्पेशली इन द कॉन्फिडेंस ऑफ टैक्स पेयर्स विद द गवर्नमेंट्स टैक्स पॉलिसी। ये जो फंडामेंटल चेंजेस हैं, इसके अलावा कुछ इनकम स्ट्रीम्स की टैक्सेबिलिटी के हवाले से भी कुछ इस दफ़ा कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं, उन्हें भी ज़रा देख लेते हैं। सो नंबर 1 इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप उसे सेल करते हैं, उसके ऊपर आप कोई कैपिटल गेन अर्न करते हैं, तो ये हमेशा से टैक्सेबल नहीं था। ये फर्स्ट टाइम 2012 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके बाद से फिर इसे गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, डिफरेंट रेट्स के थ्रू टैक्स करती आई है। बट अगेन इन द वेक ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस के स्प्रेड को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्टर को इंकरेज करना चाहती है, तो अगेन इस स्कीम को चेंज किया गया है, और इसकी जो टैक्सेशन है, टैक्सेबिलिटी है, उसे जरा अमेंड कर दिया गया, उसमें थोड़ा रिलीफ दिया गया है बेसिकली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो वो क्या रिलीफ है वो जरा देख लेते हैं। सो लेफ्ट पे अगर आप इस टेबल में देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की थी। गवर्नमेंट ने जो है वो ये डिस्टिंक्शन किया कि डिपेंड करता है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, क्या वो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है या वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। अगर तो वो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है, तो उसका जो एग्जेम्पशन, उसका 100% आपके गेन को एग्जेम्प्ट करने का जो होल्डिंग पीरियड है, उसे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 8 साल पे कर दिया था।
और अगर ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी तो गवर्नमेंट ने इसे 4 साल तक रखा था कि अच्छा मिनिमम अगर आप 4 साल अपनी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो उसके बाद ही फिर आपकी इसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये होगा दोनों सूरत हाल में कि पहले साल में अगर आप सेल करते हैं तो आपका जो 100% अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है वो टैक्स हो जाएगा। पहला साल गुजर गया, आप दूसरे साल में आ गए, तो दोनों सिचुएशंस के अंदर बेशक आप फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होल्ड करते हो या ओपन प्लॉट ऑफ लैंड होल्ड करते हो, पहला साल गुजरने के बाद दूसरा साल जब स्टार्ट होगा तो आपका सिर्फ 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ गेन टैक्सेबल होगा, 25% जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये पिछले साल तक स्कीम थी। इस दफा गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ओपन प्लॉट ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के बीच में ये जो डिफरेंस है ट्रीटमेंट का, इसे हम खत्म करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अच्छा हम ये प्रपोज करते हैं कि भाई ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा ये कि जो पिछले साल में आप देख सकते हैं कि पहले साल में आपका 100% अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो है वो टैक्स होता था और उसके बाद सिर्फ 25% एग्जेम्प्ट और 75% टैक्सेबल अप टिल द फाइनल ईयर आपकी जो एग्जेम्पशन हो जाती थी। अब एक इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, अब इस एग्जेम्पशन को हम प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जाएंगे। पहला साल गुजरा, आपका 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दूसरे साल गुजरा तो 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तीसरा साल गुजरता है तो 75% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ 25% आपका जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल रहेगा। और एक दफा 4 साल गुजर गए तो 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन आपका जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर कुछ भी टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा ऑन योर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो ये इस प्रपोज्ड चेंज के जरिए इस सेक्टर को इनकरेज किया गया है कि इसके अंदर और फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसे किसी तरीके से स्टिमुलेट किया जाए ताकि करंट जो मौजूदा हालात है उन्हें जहन में रखते हुए एक रिलीफ ओवरऑल लोगों को जो है वो मिले। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी प्रपोज किया गया है कि जो करंट रेट्स हैं पिछले साल के ऑन योर कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्हें भी कंप्लीटली हाफ कर दिया जाएगा। सो जहां पे पिछले साल में 5 बिलियन तक अगर गेन होता था तो उसके ऊपर अगर 5% टैक्स था तो उसे 2.5% किया जाएगा। अप टू 10 मिलियन अगर 10% रेट था तो उसे 5% कर दिया जाएगा। सो अगेन जो भी रेलिवेंट सारे टैक्स रेट्स हैं उन्हें हाफ कर दिया जाएगा ऑन 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 योर कैपिटल गेन और ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक बहुत ही एक इंकरेजिंग चेंज है इस इनकम स्ट्रीम के ऊपर। अब जो रेलिवेंट जो टैक्स इंसिडेंस है वो बहुत इससे कम हो जाएगा और इससे जो है वो आम लोगों को जो इसमें फॉर एग्जांपल डील करते हैं जिनके ऊपर ये इनकम स्ट्रीम अप्लाई होती है, सो they'll फील कि इसके अंदर जो है ना वो काफी उनको अब कंपैरेटिवली रिलीफ दिया गया है। अच्छा, इससे फिर अगेन रिलेटेड हमारी एक और इनकम स्ट्रीम है जो है रेंटल इनकम। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल इनकम तो उसकी फिर जो टैक्सेशन होती है वो कंपैरेटिवली एक डिफरेंट तरीके से होती है। पिछले साल तक एंड अगेन इस साल भी हमारे पास जो रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम में हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर इसे टैक्स किया जाता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं फ्रॉम 5% टू 35%, तो आपकी जो रेंटल इनकम है उसके ऊपर वो रेट्स अप्लाई नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट टैक्स रेट्स अप्लाई किए इन केस दिस इनकम इज अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स, ऐसी सिचुएशन के अंदर। और उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ये जो इनकम है जो आपका रेंट है बेसिकली, जिसे ग्रॉस रेंट अगर कहा जाए, तो उससे आपको एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि आपका जो ग्रॉस रेंट है उसके ऊपर ये कंपैरेटिवली रिड्यूस रेट्स आपको ऊपर अप्लाई होंगे और फिर आप इसकी बेसिस पे आप टैक्स कर सकते हैं अप टू 4 मिलियन ऑफ ग्रॉस रेंट। ये एक ऑप्शन दिया गया और ये कहा गया कि अच्छा अगर आपका रेंट 4 मिलियन से एक्सीड करता है तो फिर आप ये करें कि आप उससे जो आपके रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, आपकी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गए, वो आप माइनस करें और फिर आप नॉर्मल टैक्स रेट्स उसके ऊपर अप्लाई करें। तो ये पिछले साल तक एक थ्रेशोल्ड था 4 मिलियन का, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर ही आपको ये ऑप्शन अवेलेबल था। इससे कम अगर आपका रेंटल इनकम था ग्रॉस रेंट तो फिर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब इस दफा ये प्रपोज किया गया है कि ये 4 मिलियन की जो लिमिट है इसे हम खत्म कर देते हैं। तो अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम दैट यू अर्न, आपके पास ये ऑप्शन 100% अवेलेबल है कि आप जो है वो रिड्यूस्ड जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसमें चले जाएं, जिसमें ये होगा कि आप जो सेपरेट रेट्स हैं वो आपके ग्रॉस रेंट के ऊपर अप्लाई होंगे, या आपके पास ये ऑप्शन है
कि आप अपनी नेट रेंटल इनकम वर्कआउट करें, जिसमें आपका जो ग्रॉस रेंट है उसमें से आप कुछ डिडक्शंस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से ले सकते हैं, एक रिपेयर्स अलाउंस होता है जो कि सीधा सीधा 1/5 20% ऑफ योर रेंट आप उससे माइनस करेंगे। ऐसे ही कुछ इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपका, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस की इजाजत है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अप टू 6% ऑफ योर रेंट जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्जेस की मद में माइनस कर सकते हैं। अच्छा, ये 6% ही आप इस दफा प्रपोज किया गया है कि 2% रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, विच इज अगेन अनफैथमेबल। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, क्यों आप और किस बुनियाद पे जो है आप ये प्रपोज कर रहे हैं कि एक जो नॉर्मल आपके कलेक्शन चार्जेस हैं, एक प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, उसे किसी तरीके से कम किया जाए। लेकिन बहरहाल ये प्रपोजल है कि 6% को भी रिड्यूस किया जाएगा 2%। तो इन एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट आप जिस इनकम पे बचते हैं, आप उस नेट इनकम के ऊपर आप नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करें। दिस इज द फाइनल प्रपोजल। या आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इस स्कीम को ऑप्ट करें फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप्स, या आप इस स्कीम को ऑप्ट करें। कंपनीज के लिए याद रखें कि पिछले साल भी ये सिर्फ यही थी स्कीम अवेलेबल कि आप नेट बेसिस पे अपना रेंट वर्कआउट करें, उसमें से जो रेलिवेंट एक्सपेंसेस है वो माइनस करें, और कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो अप्लाई होगा, जो कि फॉर एग्जांपल अगर एक लार्ज साइज कंपनी है तो 29% है, स्मॉल साइज कंपनी है तो उसका रिड्यूस रेट अप्लाई होगा। तो कंपनीज के लिए तो एनी केस वैसे ही वो स्कीम हमारे पास अवेलेबल थी। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट के जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के टैक्स रेट्स हैं उनमें और जो नेट बेसिस पे हमारी इनकम बनती है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट बाजुकात एक हमें क्लियर अनॉमली भी शायद एक नजर आती है, तो शायद इस जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ रेंटल इनकम थी इसे ऑल टुगेदर खत्म ही कर दिया जाता। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 1.2 मिलियन का मेरा एनुअल रेंट बनता है, तो मगर मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाता हूँ तो मेरा जो ग्रॉस रेंट के ऊपर टैक्स बनता है वो 90,000 रुपीज बनता है। लेकिन अगर मैं जो नेट बेसिस पे जाता हूँ तो मेरी नेट इनकम के बेसिस ऊपर जो मुझे टैक्स देना पड़ेगा वो 70,000 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि जो मेरी नेट इनकम है उस पर रीच आउट करने के लिए तो मुझे पहले ये जो सारे आप देख सकते हैं अलाउंसेस वगैरह माइनस करने पड़ेंगे। तो जो नेट इनकम है मेरी वो तो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगी अगर मैं 1.2 मिलियन का ग्रॉस रेंट अर्न करता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में देयर इज नो चांस दैट एनीबडी वुड वांट टू गो विद सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इन एनी केस हर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के लिए यही फीजिबल होगा, यही ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि वो नेट इनकम की बेसिस पे जो टैक्सेबिलिटी है रेंटल इनकम की उसे ही ऑप्ट करें। तो ये बाय एंड लार्ज कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर या ऐसी पार्टनरशिप कंसर्न्स के ऊपर अप्लाई होते हैं जिनके ये सोर्सेज ऑफ इनकम है। इसके अलावा कुछ और भी नॉर्मल चेंजेस किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो एडवांस टैक्सेस हैं, बड़े ही कम्बरसम एडवांस टैक्सेस होते थे, विथहोल्डिंग टैक्सेस होते थे on functions and gatherings, on education related expenses remitted abroad, या on insurance premium। तो इन सारे एडवांस टैक्सेस के बारे में भी प्रपोज किया गया है कि इन्हें अब रिमूव कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो प्रपोज किए गए हैं इस बजट के अंदर, जिनके हवाले से काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि ये पास भी हो जाएंगी। और आप अगर आपकी इनकम जो है बिजनेस इनकम के अलावा अगर आपकी ये इनकम स्ट्रीम्स हैं तो ये तमाम ही चेंजेस जो हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस to watch other similar videos with respect to taxation. Thank you.